Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. We are discussing chapter number 3 from your second year chemistry book. Name of the chapter is Group 3A and Group 4A elements. I am going to start lecture number 14 from this chapter. Only one topic will be discussed in our today's lecture, that is quartz. अब quartz है क्या, ये होता क्या है? Quartz is the common crystalline form of silicon dioxide. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं कि quartz की properties क्या हैं. Quartz is the most common crystalline form of silica. अब सिलिका amorphous फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी. जो उसकी मोस्ट कॉमन क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसको हम क्वार्ट्स कहते हैं. इट इज़ हार्ड, ब्रिटल, रिफ्रैक्टर, कलरलेस सॉलिड होता है. हार्ड मीन जाहिर है ये बहुत सख्त होगा, ब्रिटल मीन ये टूट सकता है, रिफ्रैक्टर का मतलब ये होता है कि जब भी लाइट वेव्स किसी भी मटेरियल के अंदर से गुजरती हैं या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उनका पाथ चेंज हो जाता है. अब सिलिका या क्वार्ट्स एक ऐसा मटेरियल है जो कि रिफ्रैक्टर है, यानी कि जब इसके अंदर से लाइट रेज या वेव्स गुजरेंगी तो उनका रास्ता चेंज हो जाएगा. और ये कलरलेस सॉलिड है. इट डिफर्स वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. अब दोनों के दोनों ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. हमने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से, और क्यों होती हैं उसकी रीजंस हम इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अब ये देखें, ये फिजिकल स्टेट है इसकी, इस फॉर्म में पाया जाता है क्वार्ट्स. ये दोनों क्वार्ट्स की पिक्स हैं. सिलिकॉन डाइऑक्साइड आल्सो नोन एज सिलिका इज अ नेचुरल कंपाउंड. इसको हम सिलिका भी बोलते हैं. ये एक नेचुरल कंपाउंड है. इट इज़ मेड ऑफ टू ऑफ द अर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट मटीरियल, दैट इज सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. जाहिर है इसका फार्मूला SiO2 है. दैट इज कंपोज्ड बाय कंबाइनिंग सिलिकॉन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स. तो सिलिकॉन भी अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन भी. इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि इट इज़ मेड ऑफ टू ऑफ द अर्थ मोस्ट अबंडेंट मटेरियल, दैट इज सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज मोस्ट ऑफन रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्स. हमें जब भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जिक्र होता है तो हम यही समझते हैं कि हम क्वार्ट्स की ही बात कर रहे हैं. दैट इज द मोस्ट कॉमन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका. अब यहाँ पे देखें, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड. गो के इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इस तरह से भी इसका स्ट्रक्चर बनता है. दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड. अब ये सिलिकॉन सेंटर में है और जो इर्द गिर्द एटम्स लगे हैं वो दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं. अब हमने ये देखना है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे हम क्वार्ट्स कह रहे हैं, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इसमें किस तरह से एक नेटवर्क बनता है और एक बहुत बड़ा जियांट स्ट्रक्चर बनता है. और इसी जियांट स्ट्रक्चर की वजह से हम कहते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से डिफरेंट है. In the interior of the silica network, every silicon atom is bonded tetrahedrally to 4 oxygen atoms. 4 ऑक्सीजन एटम्स होंगे जिनके साथ सिलिकॉन बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और टेट्राहेड्रल जो है वो डायरेक्शन में बॉन्ड बनेंगे, यानी कि एंगल 109.28 डिग्री होगा. एवरी ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम्स. हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिलेगा, जबकि हर ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन एटम्स के साथ मिलेंगे. आप यहाँ पे ये पिक देखें, दिस इज सिलिकॉन. ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि 4 एक ग्रुप में है तो ऑटोमी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ही बॉन्ड ये बनाएगा. तो ये इसके इर्द गिर्द देखें 4 ऑक्सीजन एटम नज़र आ रहे हैं आपको. अब आप फोकस करें हर एक ऑक्सीजन को. आप नोट करेंगे कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है. यहाँ पे देखें, ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन के साथ मिलके बॉन्ड बना रहा है. तो इस तरह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड में इसके स्ट्रक्चर में सिलिकॉन और ऑक्सीजन खुद को अरेंज करते हैं. अब यहाँ तो ये एटमों के लिहाज से था. जब हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बॉल्स बना के शो करते हैं तो ये इन द सेंटर सिलिकॉन इज प्रेजेंट, और ये सारे के सारे इर्द गिर्द ग्रे कलर के ऑक्सीजन है, लेकिन इस स्पेसिफिक पैटर्न में ही अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ. The overall ratio of the silicon to oxygen atom is 1:2. यानी कि अगर हम ओवरऑल रेशियो निकालें तो यही बनेगी. सिंपलेस्ट फार्मूला फॉर सिलिका देयरफॉर मे बी SiO2. जब हम इस रेशियो को माइंड में रखें और हम फार्मूला बनाएं तो बेसिकली यही फार्मूला बनता है, लेकिन जाहिर है एग्जिस्ट नहीं करता सिलिका इस फॉर्म में, तो हम इस तरह से कहते हैं कि ये मोनोमर यूनिट है, लेकिन लिखते हुए हम इसको पॉलीमर फॉर्म में ही लिखते हैं.
द सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड कीप द एटम्स फर्मली इन प्लेस। क्योंकि हम क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात कर रहे हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर देयर इज अ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल। तो स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर होते हैं और ख़ास इनके जो एंगल्स होते हैं उन्हीं के ऊपर ये अरेंज होते हैं। तो इस केस के अंदर भी जो सिलिकॉन है उसके इर्द गिर्द अगर ऑक्सीजन मौजूद हैं तो ये नहीं कि ऑक्सीजन जिस साइड पे मर्जी लग जाए, नहीं, हमेशा बहुत मजबूती के साथ टेट्राहेड्रल सिमेट्री में ये अरेंज होते हैं। अगेन वही स्ट्रक्चर है जिसमें सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन द सेंटर और ऑक्सीजन स्पेसिफिक डायरेक्शंस में सिलिकॉन के इर्द गिर्द मौजूद होंगे। Therefore silica is not the molecular formula for silica, यानी कि SiO2 हम लिखते हैं this is not the molecular formula but the whole chunk of silica must be considered to be essentially one molecule। यानी हम सिलिका को अगर सिर्फ कह दें कि दिस इज SiO2 ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि सिलिका एग्जिस्ट करता है एक जांट मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर की फॉर्म में, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पूरा चंक ऑफ सिलिका है इसी को ही हम कहेंगे कि ये एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखें ये पूरा चंक ऑफ सिलिका मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ पे सिलिका है, इसने ये दो बॉन्ड बनाए, यहाँ पे इस लाइन का मतलब है फर्दर बॉन्डिंग हो रही है इसके सरफेस के ऊपर, यानी यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया लेकिन फर्दर इसके बॉन्ड्स आके बनेंगे। The atoms of silicon and oxygen at the surface of the chunk don't have all their valence forces satisfied, as is shown by the high surface activity of silica। अब इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं। अब यहाँ पे देखें तो सिलिका लिखा हुआ है, इसने ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड बनाने थे, 1 2 3, लेकिन इस साइड पे इसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, यानी यहाँ ऑक्सीजन ज़रूर लगी होगी। अब ये इसकी सरफेस है, सरफेस के ऊपर इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो कंप्लीट नहीं होती, इसी वजह से हम कहते हैं कि सिलिका की सरफेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे क्योंकि सिलिकॉन की एक वैलेंसी वेकेंट है तो यहाँ कुछ भी आके लग सकता है, ऑक्सीजन भी लेकिन कुछ भी, इसलिए हम कहते हैं कि सिलिका एक ऐसी चीज़ है, उसका जो मॉलिक्यूल है उसकी सरफेस एक्टिविटी भी है और वो सरफेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 3 बॉन्ड बने हैं, एक और बनना चाहिए। यहाँ पे देखें इस एज के ऊपर 2 ऑक्सीजन लगे हैं, 2 मज़ीद यहाँ लगने चाहिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी सरफेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अब क्रिस्टलाइन सिलिका के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन ईच ऑफ द वेरियस फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिका एग्जिस्ट करते हैं। अब उनमें से एक तो क्वार्ट्स है। In each of the various crystalline forms of silica, there is a special pattern which is repeated throughout the crystal in a regular definite crystal lattice। आपको याद होगा हम जब भी सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर प्रेजेंट, यानी सॉलिड्स के अंदर जो उसके एटम्स आयन या मॉलिक्यूल्स हैं खुद को अरेंज करते हैं, लेकिन अरेंज होने का पैटर्न डिफरेंट होता है, यानी एंगल्स डिफरेंट होंगे, फेसेस डिफरेंट हो जाएंगे और उनका जो दिखने का स्टाइल है वो डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि A B और सी जो है वो डिफरेंट होंगे, अल्फ़ा बीटा गैमा डिफरेंट होंगे। तो 7 क्रिस्टल लेटिक्स हमने पढ़ी हुई हैं। अब जब हम सिलिका की बात करते हैं तो इसकी भी बहुत सारी क्रिस्टलाइन फॉर्म है। अब सारी की सारी क्रिस्टलाइन फॉर्म एक स्पेशल पैटर्न होता है जो कि पूरी की पूरी क्रिस्टल में बार बार रिपीट होता है और डेफिनेट क्रिस्टल लेटिक हमारे पास हासिल होती है। अब यहाँ पे देखें ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, सिलिका का एक यूनिट है। अब ये बहुत सारे यूनिट इस तरह से मिले तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया क्रिस्टलाइन, जो जिसको हम सिलिका कह रहे हैं, और जब इस तरह से अरेंज होंगे तो फिर इसको भी हम कहेंगे दिस इज आल्सो अ क्रिस्टलाइन सिलिका। The regular tetrahedral arrangement of 4 oxygen atoms around each silicon persist in each crystalline form। चाहे कोई भी शेप है क्रिस्टल की, उसके अंदर सिलिका जब क्रिस्टलाइन सिलिका के एटम सिलिकॉन और ऑक्सीजन अपने आप को अरेंज करेंगे तो हमेशा हर हाल में हर तरह के क्रिस्टल फॉर्म में सिलिकॉन प्रेजेंट होगा और उसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन 4 ही प्रेजेंट होंगे, यानी हर तरह के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो कि सिलिका का है। बट द सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड एंगल्स एंड द रोटेशन अबाउट ईच सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर डिफरेंट इन द डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक स्पीशीज। अब डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक स्पीशीज हैं। अब उन सारों के अंदर जो हमारे पास, वैसे तो सिलिकॉन के इर्द गिर्द हमेशा 4 ऑक्सीजन होंगे, लेकिन जो बॉन्ड है वो डिफरेंट होगा सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन का डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक स्पीशीज में, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे देखें ये एक स्ट्रक्चर है
जिसके अंदर दिखाया गया है कि कितना ये सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, बॉन्ड एंगल इतना है 144 डिग्री का और बॉन्ड लेंथ इतना है 1.60 एंगस्ट्रॉम का। लेकिन अगर कोई और पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होगी तो उसके अंदर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। When crystalline silica is heated sufficiently, it melts to give a viscous liquid having a random structure. अब हम देखते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सिलिका है वो किस तरह से सिलिका ग्लास और फ्यूज्ड क्वार्ट्ज में तब्दील होता है। अब क्रिस्टलाइन सिलिका है उसे सफिशिएंटली हीट अप करें। जब हीट करेंगे जाहिर है उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, विस्कस लिक्विड बनेगा जिसके अंदर सारे जो सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम्स की अपनी अपनी जगह थी वो उस जगह को छोड़ देंगे और एक रैंडम स्ट्रक्चर बन जाएगा। Apparently with the silicon atom still on the average close to 4 ऑक्सीजन एटम। अब जब स्ट्रक्चर सारा डिस्टर्ब हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने से फिर भी इवन देन हर सिलिकॉन के इर्द गिर्द एंगल्स वो नहीं होंगे ऑक्सीजन के अटैच होने के, लेकिन इवन देन फिर भी एवरेज अगर हम देखें तो ऑक्सीजन सिलिकॉन के करीब तर रहने की कोशिश करता है। When this liquid, जिसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म किया था क्रिस्टलाइन सिलिका को और विस्कस हमारे पास लिक्विड बना था, When this liquid silica is cooled, अब इसे ठंडा करेंगे, it does not crystallize readily, फौरन ये दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आता। But यूजुअली इट अंडर सुपर कूल, जब हम बहुत इसको ठंडा करते हैं ट्रीमेंडसली बहुत ज़्यादा, इवेंचुअली बिकम्स रिजिड, ये आखिरकार सख्त हो जाता है विदाउट हैविंग अंडरगॉन ओरिएंटेशन इनटू अ रेगुलर क्रिस्टल पैटर्न। यानी पहले एक प्रॉपर क्रिस्टल पैटर्न था, उसको बहुत ज़्यादा हीटअप किया, वो विस्कस लिक्विड में तब्दील हुआ। जब लिक्विड में हुआ तो वो पैटर्न जो पहले था वो ख़त्म हो गया। अब इसे दोबारा कूल करेंगे, जब इसे दोबारा कूल करेंगे, सुपर कूल करेंगे तो दोबारा ये सख्त तो हो जाएगा लेकिन वही क्रिस्टल पैटर्न नहीं बनेगा जैसे कि पहले क्रिस्टलाइन सिलिका के अंदर मौजूद था। समटाइम ऐसा होता है कि एक टर्म हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं हैबिट ऑफ द क्रिस्टल, यानी ये क्रिस्टल है, अब उसको आपने डिस्टर्ब किया, जैसे NaCl है, पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो सारे के सारे सोडियम और क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो ही दोबारा नमक बनता है तो वो हैबिट ऑफ द क्रिस्टल में दोबारा आयन्स अपनी अपनी जगह पे आके लग के प्रॉपर वैसे ही एक क्रिस्टल बन जाती है। लेकिन इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिका ऐसा नहीं होता। जब एक क्रिस्टलाइन फॉर्म को हीटअप करते हैं और फिर कूल डाउन करते हैं तो जो दोबारा स्ट्रक्चर बनता है उसमें ओरिएंटेशन सेम नहीं होती जो कि रेगुलर क्रिस्टल पैटर्न के अंदर मौजूद थी। अब दिस रिजिड हाईली अंडर सुपर कोल्ड लिक्विड जो बना था इसको हम विट्रियस सिलिका कहते हैं। विट्रियस का मतलब होता है रिजेंबलिंग ग्लास लाइक, और सिलिका ग्लास पे इसे कहते हैं। इससे समटाइम्स हम इनकरेक्ट भी इसको रेफर करते हैं कि ये फ्यूज्ड क्वार्ट्ज है। ये सारे लफ्ज़ इसी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ये देखें, अब ये विट्रियस सिलिका है, कुछ उसकी आपको पिक्स दिख रही हैं, ये भी और ये भी सिलिका ग्लास है, ये भी सिलिका ग्लास है और ये भी सिलिका ग्लास है। ये इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। सो दैट्स एंड, उम्मीद है आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।